हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एआई की सहायता से सोनवीर सर के द्वारा कराया गया यूपी पुलिस कांस्टेबल का जीत सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, जो आपको एकदम मूवीज की तरह सुनकर याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को किस कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? सही उत्तर है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सवाल। यही कि 1872 का कानून, मतलब अंग्रेजों के जमाने का कानून, 150 साल से भी ज्यादा समय तक कैसे चलता रहा और अचानक 2023 में ऐसे बदलने की क्या जरूरत आ पड़ी? इसका सीधा सा कारण है समाज और तकनीक का बदलना। मतलब 1872 में जब ये कानून बना था, तब अपराध साबित करने के तरीके बहुत अलग थे। हाँ, तब तो कोई स्मार्टफोन या सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे। बिल्कुल, न डिजिटल लेन देन था, न साइबर क्राइम। 2023 का ये नया अधिनियम मुख्य रूप से इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक सबूतों और साइबर सुरक्षा को डिजिटल युग के अनुकूल बनाने के लिए लाया गया है। कानून को समाज के साथ कदम मिलाकर चलना ही पड़ता है। ये बात तो एकदम समझ में आती है। और जब कानून और व्यवस्था की बात हो रही है तो सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली की बात आ ही जाती है। प्रश्न 2, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। लेकिन रुकिए, जहां तक मुझे पता है राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं ना? हाँ, सामान्य राज्यों में ऐसा ही होता है। तो दिल्ली के मामले में सीधे राष्ट्रपति क्यों? ये एक बहुत ही तकनीकी लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। दिल्ली कोई पूर्ण राज्य नहीं है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसे एक विशेष दर्जा प्राप्त है। अच्छा, यूनियन टेरिटरी होने की वजह से। जी, चूंकि यह देश की राजधानी है, इसलिए यहाँ की प्रशासनिक डोर सीधे तौर पर केंद्र सरकार के पास होती है और केंद्र के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। इसीलिए संवैधानिक रूप से यह अधिकार उनके पास है। समझ गया, मतलब यहाँ शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति हैं। इसी से जुड़े हमारे अगले 2 प्रश्न भी हैं। प्रश्न 3, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होगी? सही उत्तर है राष्ट्रपति। और प्रश्न 4, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करता है? सही उत्तर है अनुच्छेद 54। तो क्या अनुच्छेद 53 और 54 एक दूसरे को पूरा करते हैं? बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा। इसे ऐसे समझें, अनुच्छेद 54 एक मशीनरी स्थापित करता है कि देश का सबसे बड़ा पद चुना कैसे जाएगा। जिसमें जनता सीधे वोट नहीं देती। सही कहा, चुने हुए प्रतिनिधि वोट देते हैं। और फिर अनुच्छेद 53(1) उस चुने हुए व्यक्ति को कार्यकारी शक्ति सौंपता है, यानी देश की सेनाओं से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संधियों तक सब कुछ सैद्धांतिक रूप से राष्ट्रपति के नाम पर ही होगा। वाह, ये शक्तियों के बंटवारे का एक बेहद सुलझा हुआ मैकेनिज्म है। बिल्कुल है। और ये शक्तियों का खेल कोई आज की बात तो है नहीं। अगर हम इसी दिल्ली में थोड़ा पीछे जाएं तो यही सत्ता तलवारों से तय होती थी। प्रश्न 5, किसका जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कर्पूरा देवी के घर 1166 ईस्वी में हुआ था? सही उत्तर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का युग एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और इसके कुछ ही दशकों बाद दिल्ली का पूरा नक्शा ही बदल गया एकदम। प्रश्न पॉइंट 6, दिल्ली सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर है 1206। और प्रश्न पॉइंट 7, निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया था? सही उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 में दिल्ली सल्तनत का आना भारत के इतिहास को पूरी तरह से पलट देता है। सही बात है, लेकिन इतिहास में सिर्फ युद्ध जीतना काफी नहीं होता। जीती हुई सत्ता को चलाना ज्यादा मुश्किल काम है। मतलब उसे टिकाए रखना। हाँ, जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश सुल्तान बना, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि वो अपनी सत्ता को विद्रोहियों से कैसे बचाए। और शायद इसी चुनौती का जवाब हमारा अगला प्रश्न है। प्रश्न पॉइंट 8, निम्नलिखित में से किस दिल्ली के सुल्तान ने तुर्कान-ए-चहलगानी की स्थापना की? सही उत्तर है इल्तुतमिश। ये तुर्कान चहलगानी असल में था क्या? सिर्फ एक समूह या कुछ और? ये इल्तुतमिश का मास्टर स्ट्रोक था। इसे चालीसा भी कहा जाता था। चालीसा मतलब 40 लोग? जी, ये 40 सबसे वफादार और ताकतवर तुर्क सरदारों का एक खास समूह था। आप इसे एक आधुनिक कॉर्पोरेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरह सोच सकते हैं। अच्छा, जो सीधे सीईओ यानी सुल्तान को रिपोर्ट करते थे। बिल्कुल।
इल्तुतमिश ने अपने विरोधियों को कमजोर करने और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए इस लॉयल्टी क्लब को बनाया था। कमाल का मैकेनिज्म है, सत्ता बचाने के लिए वफादारों की फौज। और उसी सल्तनत काल की एक और दिलचस्प निशानी आज भी मौजूद है। प्रश्न 9, हरियाणा राज्य में रजिया सुल्तान का मकबरा किस निर्माण सामग्री से बना है? सही उत्तर है पक्की ईंटें। ये पक्की ईंटों वाला तथ्य इतना खास क्यों है? क्योंकि उस दौर में पकी हुई ईंटें सिर्फ एक निर्माण सामग्री नहीं थीं, वे हैसियत और स्थायित्व का प्रतीक थीं। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि ये धूप में सुखाई गई ईंटें जल्दी टूट जाती थी, लेकिन भट्ठे में पकी ईंटें सालों साल टिकती थीं। रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम शासक थी, उनके मकबरे का पकी ईंटों से बनना ये दर्शाता है कि वास्तुकला में मजबूती को कितना महत्व दिया जाता था। ये तो बहुत ही रोचक जानकारी है। लेकिन इन साम्राज्यों और इमारतों की असल नींव ईंटों से नहीं, बल्कि भूगोल और संसाधनों से तय होती है। बिल्कुल। अगर उपजाऊ जमीन और नदियां ना हो तो कोई भी साम्राज्य टिक नहीं सकता। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में स्थित है? सही उत्तर है प्रेरी। और प्रश्न 11, ट्रांस हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सही उत्तर है सतलुज। यहां मुझे पूर्ववर्ती नदी का मतलब थोड़ा उलझा रहा है। क्या उलझन है? नदी तो पहाड़ से निकलती है ना, तो वो पूर्ववर्ती यानी पहाड़ से पुरानी कैसे हो सकती है? हाँ, इसे ऐसे समझे, मान लीजिए एक आरी किसी लकड़ी को काट रही है। आप लकड़ी को नीचे से धीरे धीरे ऊपर उठा रहे हैं, लेकिन आरी लगातार उसे काटती जा रही है। तो लकड़ी उठने के बावजूद आरी अपनी जगह पे बनी रहती है? एकदम सही। ठीक ऐसे ही जब टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हिमालय धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, सतलुज नदी अपनी तेज धार से उस उठते हुए पहाड़ को लगातार काटती रही और अपना पुराना रास्ता बनाए रखा। वाह, ये उपमा तो दिमाग के जाले साफ कर देती है। उठते हुए पहाड़ को चीरती हुई नदी। और इन्हीं नदियों की ताकत को इंसान ने अपनी अर्थव्यवस्था के लिए इस्तेमाल करना सीख लिया। बिल्कुल। प्रश्न 12, चित्रकूट जलप्रपात भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है इंद्रावती नदी। और प्रश्न 13, तिलैया बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है झारखंड। झरने और बांध सिर्फ पर्यटन की जगह नहीं है, ये किसी भी देश के विकास के पावर हाउस हैं। हाँ, क्योंकि जब हम इन प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करते हैं, तभी हम आर्थिक नीतियां बना पाते हैं। सही बात है। आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल कैसे हो कि विकास भी हो और सबको बराबरी का हक भी मिले। और यहीं से जन्म होता है पंचवर्षीय योजनाओं का। प्रश्न 14, निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं पंचवर्षीय योजना का विषय था? सही उत्तर है सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। लेकिन अर्थव्यवस्था की इस यात्रा में एक विलन भी है जो हम सबकी जेब पर असर डालता है। आप महंगाई की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। प्रश्न 15, मुद्रास्फीति क्या है? सही उत्तर है वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों में वृद्धि। यहां मैं आपसे एक सीधी बात पूछना चाहता हूं। हम हमेशा सुनते हैं कि महंगाई बुरी है, तो फिर अर्थशास्त्री ये क्यों कहते हैं कि विकास के लिए थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति जरूरी है? ये एक बहुत ही वाजिब उलझन है। दरअसल थोड़ी सी मुद्रास्फीति किसी गाड़ी के इंजन में पड़े तेल की तरह काम करती है। इंजन का तेल? वो कैसे? देखिए, अगर कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो कंपनियों को मुनाफे की उम्मीद रहती है। वे ज्यादा उत्पादन करती हैं और इससे लोगों को रोजगार मिलता है। अच्छा, तो पैसा मार्केट में घूमता रहता है। हाँ, अगर कीमतें गिरने लगें, जिसे हम डिफ्लेशन कहते हैं, तो कंपनियां काम रोक देंगी और नौकरियां जाने लगेंगी। इसीलिए एक नियंत्रित मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था को गतिमान रखती है। ये तो बहुत ही शानदार नजरिया है, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये गति नियंत्रित है या नहीं? इसके तो पक्के आंकड़े चाहिए। बिल्कुल, बिना डेटा के तो नीतियां बनी ही नहीं सकती। प्रश्न 16, केंद्र सरकार ने किस वर्ष सीएसओ और एनएसएसओ का विलय कर एनएसओ की स्थापना की? सही उत्तर है 2019। आखिर इन दो संस्थाओं को मिलाने की क्या जरूरत थी? ये डेटा को साफ सुथरा बनाने की एक बड़ी कवायद थी। मतलब पहले कोई कंफ्यूजन था? हाँ, सीएसओ राष्ट्रीय आय और जीडीपी के आंकड़े जारी करता था और एनएसएसओ गरीबी, रोजगार जैसे सर्वे करता था। कई बार दोनों के आंकड़ों में तालमेल नहीं बैठता था, जिससे नीतियां बनाने में भ्रम पैदा होता था। ओहो, एक ही सरकार के दो अलग-अलग डेटा? जी, इसीलिए 2019 में इन दोनों को मिलाकर एक सिंगल संस्था एनएसओ बना दी गई,
ताकि एक भरोसेमंद डेटाबेस हो सके। ताकि सही डेटा पर सही नीतियां बन सकें। और नीतियों का यह सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है। प्रश्न 17। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत कितने उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है? सही उत्तर है 17। 1956 में 17 बड़े उद्योगों को सरकार ने अपने हाथों में रखा। शायद इसलिए क्योंकि उस वक्त प्राइवेट कंपनियों के पास इतने बड़े कारखाने लगाने का पैसा नहीं था। एकदम सही पकड़ा। इसे कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी कहा गया। अच्छा। देश नया था, रेलवे, बिजली, हथियार जैसे भारी उद्योगों के लिए भारी निवेश चाहिए था, जो सिर्फ सरकार ही कर सकती थी। अर्थव्यवस्था की इन भारी भरकम बातों से निकलकर अब थोड़ा सुरक्षा और विज्ञान की ओर मुड़ते हैं, जो किसी भी राज्य की रीढ़ होते हैं। प्रश्न 18। छत्तीसगढ़ के विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल का नाम क्या है? सही उत्तर है ब्लैक पैंथर। ब्लैक पैंथर, ये नाम ही काफी खौफनाक और फुर्तीला लगता है। बिल्कुल। और जैसे ये फोर्स बाहरी खतरों से निपटती है, विज्ञान हमारी तकनीक की दुनिया को चला रहा है। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से क्या एक अर्धचालक है? सही उत्तर है जर्मेनियम। आजकल सेमीकंडक्टर का बहुत शोर है। आखिर ये जर्मेनियम जैसी चीजें करती क्या हैं? सेमीकंडक्टर को आप एक बेहद स्मार्ट ट्रैफिक पुलिस की तरह समझ सकते हैं। ट्रैफिक पुलिस? हाँ, जो साधारण तार होते हैं जैसे तांबा, वे बिजली को बिना रोके बहने देते हैं। जो प्लास्टिक या रबर होते हैं, वे बिजली को पूरी तरह रोक देते हैं। ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स जैसे जर्मेनियम न सिलिकॉन दोनों के बीच का काम करते हैं। वे तय करते हैं कि बिजली कब बहेगी और कब रुकेगी। इसी ऑन ऑफ मैकेनिज्म की वजह से आज कंप्यूटर और एआई काम कर पा रहे हैं। हाँ, 0 और 1 वाला खेल। अद्भुत। मतलब ये डिजिटल दुनिया की सबसे बुनियादी ईंट है। और विज्ञान सिर्फ गैजेट्स तक सीमित नहीं है, ये हमारे कपड़ों से लेकर शरीर तक फैला है। बिल्कुल। प्रश्न 20। कौन सा मानव निर्मित फाइबर लकड़ी के लुगदी से प्राप्त किया जाता है? सही उत्तर है रेयॉन। लकड़ी से धागा बनाना, इसे कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। और प्रश्न 21। हमारे शरीर का कौन सा अंग पाचन के लिए उत्तरदायी होता है? सही उत्तर है आमाशय ग्रंथियां। विज्ञान चाहे बाहर का हो या शरीर के अंदर काम कर रही इन ग्रंथियों का, जो खाने को ऊर्जा में बदलती हैं, सब एक व्यवस्थित तंत्र का हिस्सा है। हाँ, और इसी तकनीकी और वैज्ञानिक सोच को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, जैसे कि प्रश्न 22। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई? सही उत्तर है 1959, 1959 में आईआईटी कानपुर। और प्रशासन को व्यवस्थित करने के नियम तो और भी पुराने हैं। वो कैसे? प्रश्न 23। संयुक्त प्रांत राजस्व अधिकारी विनियमन निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? सही उत्तर है 1803, 1803 के नियम। ये दिखाता है कि भारत में संस्थाओं और नियमों का विकास कितने लंबे समय से हो रहा है। सही का। लेकिन नियम और संस्थाएं तब तक बेमानी है जब तक हम अपनी प्रकृति को न बचाएं। विकास का दूसरा पहलू पर्यावरण है। और पर्यावरण को लेकर जागरूकता के लिए कई वैश्विक स्तर के प्रयास भी हो रहे हैं। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सर्वोच्च पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है? सही उत्तर है गोल्डन पांडा पुरस्कार। और प्रश्न 25। किस टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था? सही उत्तर है सतपुड़ा। गोल्डन पांडा पुरस्कार हो या हमारा सतपुड़ा रिजर्व, ये बताते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना अब विकल्प नहीं, जरूरत है। ये पुलिस सेवा नियम 1954 के अनुसार क्रॉस तलवार और डंडा और राज्य प्रतीक किसके लिए नामित हैं? सही उत्तर है पुलिस महानिदेशक। एक डीजीपी की वर्दी पर लगी ये तलवार और डंडा सिर्फ सजावट नहीं है, ये राज्य द्वारा दी गई उस शक्ति का प्रतीक है जो कानून तोड़ने वालों को रोकने के लिए जरूरी है। अभी तक तो हमने भारत के अंदर की व्यवस्थाएं देखी जी, लेकिन 21वीं सदी में हम एक बंद डिब्बे में नहीं रह सकते। बिल्कुल। दुनिया भर में जो कुछ भी घटता है उसकी लहरें हमारे तटों तक भी पहुंचती हैं। ये एकदम सच है। चलिए अब दुनिया के इस बड़े मंच पर नजर डालते हैं। प्रश्न 27। रॉयटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? सही उत्तर है यूके। यूके की न्यूज एजेंसी की खबर से भारत के शेयर बाजार में भूचाल आ सकता है। सूचना ही आज की सबसे बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। प्रश्न 28। भारत में माल और सेवा कर की दरों का फैसला कौन करता है? सही उत्तर है जीएसटी परिषद।
जैसे देश के अंदर व्यापार को जीएसटी परिषद संभालती है, वैसे ही उत्पादों के पर्यावरण अनुकूल होने का प्रमाण पत्र भी है। हाँ, इको मार्क। एकदम सही। प्रश्न 29, इको मार्क किसी उत्पाद पर क्या प्रमाणित करता है? सही उत्तर है पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। आजकल हर चीज वैश्विक मानकों पर मापी जाती है। और इस वैश्विक समाज को समझने के लिए शिक्षा और देशों की बुनियादी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसी बात को पुख्ता करते हमारे अगले तथ्य। प्रश्न 30, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है 8 सितंबर। और अगर दुनिया को समझना है तो भूगोल का ज्ञान भी जरूरी है। चलिए कुछ राजधानियों का मिलान करते हैं। प्रश्न 31, सुमेलित कीजिए गिनी, ग्रीस, आइसलैंड, ईरान। सही उत्तर है कोनाक्री, एथेंस, रिक्जेविक, तेहरान। अब जब दुनिया इतनी करीब आ गई है तो आपसी सुरक्षा भी अहम हो जाती है। हाँ, व्यापार और सुरक्षा दोनों। प्रश्न 32, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद यानी क्वाड क्या करता है? सही उत्तर है सुरक्षा उद्देश्यों के लिए समुद्री सहयोग बढ़ाएं। ये क्वाड, जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं, अचानक समुद्री सहयोग पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दुनिया का लगभग 80% से ज्यादा व्यापार समंदर के रास्ते ही होता है। जिसने समंदर के रास्तों को सुरक्षित कर लिया, उसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित कर लिया। अच्छा, और इस व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है? कच्चा तेल यानी पेट्रोल। हाँ, वो चीज जो हमारे गाड़ियों से लेकर महंगाई तक सब कुछ तय करती है। प्रश्न 33, विश्व में पेट्रोल की कीमतें किससे निर्धारित होती हैं? सही उत्तर है ओपेक। ये ओपेक असल में काम कैसे करता है? क्या ये कोई संगठन है जो अपनी मर्जी से दाम बढ़ा देता है? ओपेक असल में तेल निर्यातक देशों का एक समूह है, एक कार्टेल। इसे आप पानी की एक बड़ी टंकी के वॉल्व की तरह समझ सकते हैं। वाल्व। हाँ, जब इन्हें लगता है कि तेल के दाम कम हो रहे हैं तो वो वाल्व कस देते हैं, मतलब तेल का उत्पादन कम कर देते हैं। सप्लाई कम होने से दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। बाप रे, कुछ मुट्ठी भर देश दुनिया की रफ्तार तय करते हैं। बिल्कुल, वे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इसी डिमांड और सप्लाई के मैकेनिज्म से नचाते हैं। इंसान की बनाई ये दुनिया सच में अजीब विरोधाभासों से भरी है। एक तरफ हम शांति चाहते हैं और दूसरी तरफ युद्ध की तैयारी। प्रश्न 34, निम्न में से कौन सा एक वीरता पुरस्कार है? सही उत्तर है अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में अदम्य साहस दिखाने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसी दुनिया में विनाश के उपकरण भी हैं। प्रश्न 35, AK-47 राइफल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? सही उत्तर है मिखाइल कलाश्निकोव। मिखाइल कलाश्निकोव ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनका बनाया यह हथियार दुनिया का चेहरा कितना बदल देगा। ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी विडंबना है। हम एक ही हाथ से हथियार बनाते हैं और दूसरे हाथ से शांति के गीत रचते हैं। कलाशिनिकोव के उसी युग में हमारे पास ऐसे विचार भी थे जो आत्मा को सुकून देते हैं। बिल्कुल, और उस सुकून का सबसे बड़ा उदाहरण है ये सवाल। प्रश्न 36, महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जंतु के रचयिता कौन है? सही उत्तर है नरसिंह मेहता। वैष्णव जंतु तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे, ये पंक्तियां आज भी इंसानियत का सबसे बड़ा सबक हैं। सही बात है। और इंसानियत केवल विचारों में नहीं, हमारे खेलों और हमारी संस्कृति में भी बसती हैं। प्रश्न 37, बटरफ्लाई शब्द किससे संबंधित है? सही उत्तर है तैराकी। तैराकी की बटरफ्लाई स्ट्रोक से लेकर हमारी जनजातीय संस्कृति तक, ये विविधता ही हमारी पहचान है। प्रश्न 38, भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? सही उत्तर है नई दिल्ली। और इसी शानदार उत्सव के साथ हमारी आज के इन 38 सवालों की यात्रा पूरी होती है। अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटे तो एक बहुत ही गहरा विचार उभर कर सामने आता है। वो क्या? आज हमने 1206 के दिल्ली सुल्तानों के तुर्काने चहलगानी से लेकर आज के ओपेक के तेल के खेल तक का सफर तय किया। दोनों में क्या समानता है? सत्ता। बिल्कुल, शासक बदल गए, तकनीक बदल गई, तलवारों की जगह सेमीकंडक्टर ने ले ली, लेकिन सत्ता पर नियंत्रण और संसाधनों पर एकाधिकार का जो मूल मैकेनिज्म है वो आज भी वही है। समाज आज भी उसी तरह काम करता है, बस उसके खेलने के तरीके बदल गए हैं। वाह, ये सच में एक ऐसा विचार है जो दिमाग में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। इतिहास सिर्फ तारीखें नहीं है, ये आज को समझने का एक ब्लूप्रिंट है। तो दोस्तों, इस रोमांचक और ज्ञानवर्धक चर्चा के बाद अब समय है आपके हिस्से के काम का। और जाते जाते आज का होमवर्क का सवाल, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसका सही उत्तर कमेंट करके जरूर बताएं।
हमारे साथ इस गहन अध्ययन की यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए। मिलते हैं अगली विस्तृत चर्चा में। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।